बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। लॉ गेट की क्रैश वीडियो का कोर्स जो है वो जारी है और आज की वीडियो बहुत अहम है और 10 नंबर की है। एक वीडियो 10 नंबर की है, यानी जिस तरह लीगल एथिक के 10 नंबर हैं तो इस वीडियो के भी 10 नंबर हैं। तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना। जितना मैटर आपको क्रैश कोर्स की शक्ल में मिलता जा रहा है आप उसको लेते चले जाएं। ये आपके पास होने में इंशाअल्लाह ताला बहुत अहम रोल निभाएगा। तो हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते क्योंकि एक पूरी वीडियो हमने ये करनी है इंशाअल्लाह ताला, उसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पढ़ना है। तो वही तरीका जो हमारा क्रैश कोर्स का है कि आप अपने रजिस्टर वगैरह निकाल लें और वक्त ज़ाया किए बिना जो मैं आपको बताता जाऊँ वो अहम पॉइंट लिखते जाएं। और वही वाली बात कि हम बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि पूरे की पूरी किताब होती है, आपका यानी एक सिलेबस होता है। एक वीडियो में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम एक मरतबा बोलेंगे। आपने उसको रिपीट करके अगर देखना हो तो बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। हम आज ये देखते हैं कि हमारे पास जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये कब इन्फोर्स हुआ, कब पास हुआ, वो मैं उसको एंड में यहाँ पे बताएंगे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की शक्ल में। पहले आपको आर्टिकल करवा दें। जो इसका पहला जो है ना आपके जो कोर्स में शामिल है वो है आपका प्रीएम्बल से लेकर आर्टिकल 40 तक ये शामिल है। याद रखना कि इसकी जो प्रीएम्बल है उसके अंदर जो अहम बातें हैं वो ये हैं। अपना रजिस्टर निकाले, लिखे कि जो सोवेरियन पावर है वो अल्लाह ताला की है और जितने नुमाइंदे जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सब के सब एक सिलेक्टिव होते हैं और वो जवाबदेह हैं अल्लाह को भी और वो जवाबदेह हैं अपनी पब्लिक को भी, अवाम को भी, जिन्होंने उनको चुना। और जितने भी कानून होंगे वो और जितने भी असूल होंगे वो सब के सब इस्लाम के मुताबिक होंगे, ये प्रेम्बल कहता है। और जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको हर तरह की मजहबी आज़ादी दी जाएगी। उसके अलावा जो है इसके अंदर ये कहा गया कि अगर फेडरेशन या कोई भी जो है वो इसके अंदर शामिल होना चाहे, कोई भी इलाका, कोई टेरिटरी, कोई रियासत, कोई भी जो है इसमें आना चाहे तो वो इसमें आ सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि सबके जो राइट है इक्वल राइट है, फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा जो मिनॉरिटीज हैं और जो बैकवर्ड्स जो लोग हैं उन सब की प्रोटेक्शन और उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी तरक्की के लिए ये जो है इसकी प्रेम्बल में ये चीज़ वादा किया गया। और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो इसके जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के, वफाक के इलाके हों, उसमें पाकिस्तान की हदूद में उसकी ज़मीन भी, उसकी हवा भी, उसके समंदर भी जो उसकी टेरिटरी में आते हैं, वफाक समेत और सूबों समेत, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और इसमें यह भी कहा गया इसकी प्रीएम्बल में कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यही चाहता है कि बाहर के जो इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ बिरादराना ताल्लुक़ रखे और इस्लामी मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया के साथ और ख़ास तौर पर अपने हमसाया ममालिक के साथ जो है वो अमन आमा, इंटरनेशनल जो पीस है उसको आगे लेकर चले। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास कि इसका आर्टिकल 1 क्या कहता है। इसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसकी जितनी टेरिटरीज हैं उसके अंदर इसके सूबे, इसके वफाक, इसके समंदर, इसके पहाड़, इसके दरिया, यानी ऑल टेरिटरीज जो है वो सारी इसके अंदर शामिल। और पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आर्टिकल 2 ये कहता है कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन होगा, यानी जो हमारे मुल्क का जो मजहब है ना वो इस्लाम है। मेजॉरिटी मुल्क इस किस्म के हैं कि जो जिनका कोई मजहब नहीं होता, वो नॉन रिलीजियस स्टेट्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये एक इस्लामी रियासत है, तो उसमें आर्टिकल 2 में ये चीज़ ऐलान कर दी गई। उसके बाद है आर्टिकल 2A। इसमें यह कहा गया दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दी। बड़ा कीमती है आर्टिकल 2A कि जो हमारी करारदाद मकासद थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी,
وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہنا ہاں یہ حصہ ہے، یہ آرٹیکل 2A میں لکھا ہوا ہے۔ 3 میں یہ کہا گیا کہ ایلیمینیشن آف ایکسپلوئٹیشن، اس میں یہ کہا گیا کہ ہر طرح کا استحصال، ہر طرح کا ظلم، جبر، زیادتی یہ بالکل ختم کر دی گئی۔ کسی انسان کا اس کی نسل، اس کی قوم، اس کے قبیلے، اس کے رنگ، اس کے مذہب، اس کی بنیاد پر اس کا کوئی احتسال نہیں کیا جائے گا، اس کو روٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلڈ بائی لا، اس میں کہا گیا کہ ایک انسان کے جتنے بھی رائٹ ہوں گے وہ سب کے سب قانوناً ڈیل کیے جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص پاکستان کی منورٹی ہے یا یہ پاکستان کا مسلم شخص ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب پاکستانی ہیں، اور جس شخص کے ساتھ بھی کوئی اس کو ریسٹ کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ جو بھی کیا جائے گا وہ قانون کے دائرے میں رہتا کیا جائے گا، قانون کے دائرے سے باہر کوئی چیز نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارے پاس آرٹیکل 4 کہتا ہے۔ آرٹیکل 5 بڑا اہم ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے جو یہ غدار قرار دیے جاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس نے غداری کی ہے، آئین کی پاسداری نہیں رکھی، جو اکثر ہم پولیٹکس میں دیکھتے ہیں، وہ یہی آرٹیکل آتا ہے کہ آرٹیکل 5 کی وائلیشن کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، آل سٹیزنس آف پاکستان، اس میں صرف یہ نہیں کہ پولیٹیکل لیڈر، آل سٹیزنس آف پاکستان، وہ پاکستان کی آئین کے ساتھ، پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ، یعنی کل پاکستان کے ساتھ وہ لائل ہوں گے، وہ وفادار ہوں گے۔ اور آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ اگر انہوں نے وفاداری نہیں کی تو یہ جرم نہیں بلکہ سنگین ترین جرم قرار دیا جائے گا، تو وہ ہائی ٹریزن جو ہے وہ بن جائے گا، سنگین ترین جرم بن جائے گا، اور یعنی اس کی جرم کی یعنی کہ اتنی بڑی سزا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 7 ہے ڈیفینیشن آف سٹیٹس۔ وہ کہتے ہیں سٹیٹ میں کیا کیا چیز آئے گی۔ سٹیٹ کے اندر جو ہماری ریاست ہے نا، اس کے اندر ہماری ریاست میں ہمارے تمام کے تمام ہمارے جو اسمبلیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آئے گی ڈیفینیشن آف سٹیٹ میں۔ جتنی بھی اسمبلیز ہماری نیشنل اسمبلی ہے، پروونشنل اسمبلی ہے، اس کے علاوہ ہماری جو سینٹ ہے، یہ سب کے سب اس کے اندر آتا ہے، تو ایک سٹیٹ بن جاتی ہے ہماری، ایک ریاست بن جاتی ہے، گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ ایک بڑا قیمتی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے اس چیز کو یاد کرنا اور اس کو بس ذہن میں رکھ لینا کہ آپ سے فنڈامنٹل رائٹ جو پوچھے گا نا، وہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 ہوتے ہیں، بس جو مین فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو 8 سے 28 کے درمیان جو بھی آئے گا نا وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بنیادی حقوق جو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، جو انسانیت کے حقوق ہے، اس کو فنڈامنٹل رائٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا قانون اگر آپ سے پوچھ لے لا گیٹ میں یا کسی بھی جگہ پر کہ کوئی بھی ایسا قانون کہ جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ قانون ہی نہیں ہوگا، وہ وائڈ ایب انیشو ہوگا، وہ ابتدا سے ہی باطل ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا کہ آرٹیکل 8 سے 28 تک جو ہے نا وہ سارے کے سارے کیا فنڈامنٹل رائٹ۔ آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے کہ وائڈس آف لا اگینسٹ، کہ فنڈامنٹل رائٹ ہر وہ لا جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے وہ قانون ہی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے؟ دیکھو میں نے 8 سے 28 لکھ دیا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ سیکیورٹی آف لائف لبرٹی۔ آرٹیکل 9 ایک انسان کی سیکیورٹی بتاتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر رہے گا، یا فنڈامنٹل رائٹ تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، کہ یعنی اس میں یہ کہا گیا، ہمارے آرٹیکل نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اپنے آرٹیکل 9 میں یہ بات کر دی کہ ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو پاکستان گورنمنٹ ہے، وہ محافظ ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن محافظ ہے کس چیز کا؟ انسان کی لائف کا، اس کی لبرٹی کا، اس کی آزادی کا، اس کی زندگی کا، اس کی تحفظ کا، اس کی جان و مال کا، یہ محافظ ہے۔ محافظ اللہ کی ذات ہوتی ہے، یعنی انسان ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 10 سیف گارڈ ٹو اریسٹ۔ اس کے بعد ہے رائٹ آف لیگل ایڈوائزر، اور اس میں ایک اور بات یہ کی گئی کہ نو مور دین 8 month ڈیٹینشن۔ یہ بڑی قیمتی بات اس کے اندر ہے آرٹیکل 10 میں۔
आर्टिकल 10 में पहला ये कहा गया कि किसी भी शख्स को बगैर कानूनी जरियों को अपनाकर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी किसी को भी अरेस्ट करेंगे तो कानून के दायरे से करेंगे, कानून कहेगा तो करेंगे, गैर कानूनी तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर एक और चीज की गई कि वो जिस शख्स को अरेस्ट करेंगे उसको बताएंगे कि मैं तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहा हूं और उसकी वजह क्या है। और फिर इसमें एक और बात कि इसके अंदर उस शख्स को लीगल एडवाइजर का यानी अपने वकील को करने का हक दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वकील को हक करने का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, कहेंगे हाँ, आर्टिकल 10 कहता है कि हर शख्स को अपना वकील करने का हक है। इसीलिए वकील की बहुत पावर है। इसलिए पावर है कि कितना बड़ा भी क्यों मुजरम क्यों ना हो, उसने दुनिया में बड़े से बड़ा जुर्म क्यों ना कर लिया हो, कानून उसके पास उसके वकील को जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि साबित तो अदालत ने करना है। तो इसलिए इसमें यह भी कहा गया। और उसके बाद एक और बात की गई, अगर अमन आमा की वजह से, सिक्योरिटी खदशात की वजह से किसी शख्स को अगर हम अरेस्ट करेंगे, बड़ी कीमती बात है, ये बड़ी कीमती बात है, तो उसको 8 महीने से ज्यादा हम अरेस्ट नहीं कर सकते। और उसको अरेस्ट करते वक्त खास तरह का एक बोर्ड बैठेगा, खास तरह की एक अथॉरिटी बैठेगी। वो अथॉरिटी फैसला करेगी कि इस शख्स को हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और क्या अमन आमा का ये खतरा है, कि एक शख्स ऐसा ना हो कि पूरी अवाम के लिए खतरा बन जाए। अगर ऐसा कोई मकसद है तो उस शख्स को हम हिरासत में रखेंगे, उसको नजर बंद कर देंगे, डिटेंशन में ले जाएंगे उसको। तो उसमें मोर देन 8 मंथ से ज्यादा हम नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो फिर उसके बारे में पूरी की पूरी एक लीगल तरीका होता है। आर्टिकल 11 स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड, उसमें यह कहा गया 11 में, किसी भी शख्स को आप उसको जबरन ना उससे कोई काम ले सकते हैं, ना उसको गुलाम बना सकते हैं, ना उसको किसी तरह की जिस्मानी लेबर मुशक्कत में कर सकते। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये जो कंपनीज वाले, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम केसेस देखते हैं, जो आम उसमें जो भट्टे वाले होते हैं, ईंटों के जो भट्टे होते हैं, ब्रिक्स कंपनी जो होती हैं, उनमें अक्सर यही होता है कि गरीब जो बंदे होते हैं उनको उस पे लगाते हैं। तो ये फोर्स लेबर जो है ये बिल्कुल नाजायज है और ये गैर कानूनी है। इसको कानून तो अलग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कानून से बहुत ऊपर है। याद रखना, तमाम कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करते हैं। हर वो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएगा वो कानून होता ही नहीं, उसको चेंज करना पड़ता है, हमें उसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अपने मुल्क के हिसाब से। तो वो प्रोहिबिटेड है, वो मना है। इसके बाद है हमारे पास यहां पर कि 12 नो रेट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट, बड़ा कीमती। जब भी कोई कानून बनता है ना, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता। मैं बड़ी कीमती बात कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको कहते हैं कि जिस दिन वो कानून वजूद में आया, इनफोर्स हुआ, उस दिन के बाद से वो लागू होगा। उससे पहले जो जुर्म होंगे इस कानून का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहां पर वाज़ेह कह दिया गया कि किसी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह के ज़ैनब कत्ल केस था, है ना, तो उसमें छोटी बच्ची के साथ इस तरह जो ज्यादती की गई, तो उसके बाद फिर एक इतना सख्त कर दिया गया इस कानून को कि जो इस तरह के जो रेप केसेस होते हैं, इस तरह के जो जिनसी जुराइम बच्चों के साथ होते हैं, तो जिस वक्त जो ज़ैनब कत्ल केस के बाद के जो केस होंगे ये उन पे लागू होगा। और वो लोग के जो इसी तरह के कोई जिनसी जुराइम बच्चों के साथ कर चुके होंगे, इस तरह की जिनसी ज्यादतियां कर चुके होंगे, ज़ैनब कत्ल केस से पहले उन पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिव क्या कहा, जिस दिन जो कानून बनेगा ना, उसके बाद से जो भी उस जुर्म होगा जो उस कानून के दायरे में आएगा, ये कानून सिर्फ उनकी गिरफ्त करेगा। यानी इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। यानी उससे पहले जो जुर्म हुए होंगे इस पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हां, ये हो सकता है कि प्रोसीजरल मेथड में कर सकते हैं कि पहले कोई ऐसा हमने कानून बनाया जिसका ताल्लुक ये है कि हम ये कहें कि जो पुराने केस हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाएं, जो भी केस आए उसको निपटाएं। हमने कानून आज पास किया। और कुछ केस इस किस्म के जो सालों से लटके हुए हैं, तो ये अब इसका इफेक्ट प्रोसीजर में,
कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं कि ठीक है जी, एक अच्छी बात कर रहे हैं कि केसों को जल्दी निपटाएं, तो प्रोसीजरल इफेक्ट इसका रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, वरना नहीं। बहुत कम कवानीन ऐसे होते हैं कि जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अब है हमारे पास 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट या इनक्रिमिनेशन। इसके अंदर हमें यह कहा गया कि ये जो हमारा लॉ है ये हमें प्रोटेक्शन देता है। किस चीज से प्रोटेक्शन देता है? ये हमें देता है कि हम किसी भी शख्स को डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते। मिसाल के तौर के ऊपर एक ही, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि चोरी की सजा हद में भी है और चोरी की सजा ताजीर में भी है। अब यह नहीं हो सकता कि एक ही बंदे को हम चोरी की हद में भी सजा दें और उसको ताजीर में भी दें, एक सजा, यानी एक जुर्म की डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती। कुछ जुर्म इस किस्म के होते हैं कि जिनकी दो जगह पर उनकी सजा होती है। हम ये नहीं कि उसको उस सेक्शन के तहत भी दें और उस सेक्शन के तहत भी दें, ये गलत कहा गया। इसके बाद इनक्रिमिनेशन, किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने आप को खुद अपने आप के खिलाफ गवाही दे और ये कहे कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है। इसीलिए जब भी कोई शख्स कन्फेशन करता है, याद रखना कन्फेशन में ओथ नहीं होता, क्योंकि अगर उसने ओथ के तहत कन्फेशन किया वो नहीं वैलिड होगा। क्यों? कि ओथ एक प्रेशर है। कन्फेशन जब भी करना है आपने अपनी मर्जी से करें, किसी ओथ के तहत नहीं होता। तो इसमें यही कहा गया किसी भी शख्स को मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपने आप को इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन की तरफ लेकर जाए यानी अपने आप के खिलाफ गवाही दे। आर्टिकल हमारा 13 जो है इससे मना करता है पाकिस्तान का। 14 जो है वो ये बताता है कि इन वायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन या प्राइवेसी, इसमें यह कहा गया कि एक इंसान को शादी करने की, उसकी फैमिली बनाने की, उस फैमिली की प्राइवेसी की, उसकी एक जिंदगी की पूरी जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि हर शख्स शादी कर सकता है, अपनी मर्जी से कर सकता है, अपना घर बसा सकता है, अपने बीवी बच्चों की जो प्रोटेक्शन है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब मैंने यहां आर्टिकल 15 से 28 तक इकट्ठा लिख दिया कि ऑल काइंड्स ऑफ लीगल फ्रीडम। अब मैं ये आपको किताब से पढ़ाता हूं क्योंकि फिर जगह कम रह जाती। अब आप आर्टिकल जो है 15 यहां पे देखें, 15 से 28 तक। 15 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें यह कहा गया कि हर शख्स को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ट्रैवल करने की फ्रीडम है। आप ये नहीं कह सकते कि पेशावर वाला पंजाब नहीं आ सकता, पंजाब वाला पेशावर या सिंध नहीं जा सकता। उन सब को पाकिस्तान ने क्या कहा, उसको अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी जाने की इजाजत है। आर्टिकल 16 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। हर शख्स को अंजुमन बनाने का, अपने इदारे बनाने का, अपनी जमातें बनाने का उसको पूरी फ्रीडम है, वो बना सकता है, मगर वो जमातें ऐसी ना हो कि जो मुल्क के कानून के खिलाफ हो, पाकिस्तान की आइडियालॉजी के खिलाफ हो या तअस्सुब फैलाती हो, वो ना हो। 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी शख्स कोई भी इदारा बना सकता है, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और उसके अंदर कोई ऐसी एसोसिएशन कायम कर सकता है। इस तरह हम कहते हैं कि वुकला की एसोसिएशन है या किसी और की एसोसिएशन से वो अपनी जमातें बना सकता है, इसमें यह कहा गया। 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें कहा गया कि कोई भी शख्स हर वो कारोबार कर सकता है कि जो लीगल हो, हर वो शोबा अपना सकता है कि जो लीगल हो, हर वो तिजारत कर सकता है कि जो लीगल हो, वो उसको इजाजत होगी। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर शख्स को तहरीर और तकरीर की इजाजत है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोले, रियासत के खिलाफ ना बोले, किसी शख्स के खिलाफ ना बोले, अपनी राय का इजहार कर सकता है। यानी सिंपल वर्ड में कानून ने जितनी इजाजत दी है उसके दायरे में रहते रहते वो स्पीच भी दे सकता है, तहरीर भी कर सकता है, पोस्टर भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 19A, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर शख्स को राइट है कि उसको इंफॉर्मेशन तक दिया जाए। एक बंदा कोई इतला चाहता है, किसी कानूनी इदारे तक पहुंचना चाहता है, किसी चीज के अंदर जाना चाहता है, उसको इजाजत हो कि वो उसकी मालूमात रखे। यानी हर शख्स को मालूमात हासिल करने का पूरा हक है। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर शख्स की मालूमात का हक नहीं, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि लिखा होता है कि ममनू इलाका, प्रोहिबिटेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा होता है कि वहां पे फौजियों का इलाका है, वहां पे नहीं जा सकते। वो एक सिक्योरिटी बुनियाद पे होता है। इसके अलावा बाकी जो पब्लिक नेचर के होते हैं उनमें सब बंदों को इंफॉर्मेशन लेने का हक है। जिस तरह
آپ عدالت میں آ کر کوئی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی کیس کی۔ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجس، اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب کی پیروی بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آرٹیکل 20 اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہب کی گروہ بھی بنا سکتے ہیں، مذہب کی تعلیمات بھی پھیلا سکتے ہیں، مذہب کے جو ہے آپ کی اس کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کی ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے مطابق کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ 21 کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن، 21 یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 21 کے ایک مذہب کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، تو اگر ہماری کوئی ریلیجس، کوئی ہماری کوئی عقائد، کوئی رسم و رواج یا ہماری کوئی اس طرح کا تہوار آتا ہے، اس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی بھی، تو ہم غیر مسلموں کو فورس نہیں کر سکتے قانوناً کہ آپ اس میں ٹیکس دیں تو ہم نے یہاں پہ جلسے نکالنے، جلوس نکالنے، یا وہ ہمیں فورس نہیں کر سکتے کہ ہماری کوئی ہولی ہے، دیوالی ہے تو آپ اس میں وہ دیں۔ تو آرٹیکل جو ہمارے پاس 21 ہے وہ یہ سیف گارڈ دیتا ہے کہ ایک مذہب کے تہوار منانے کے لیے دوسرے مذہب کو فورس نہیں کیا جائے گا، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے تو الگ بات ہے۔ 22 ہے کہ سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریلیجس، اس میں کہا گیا کہ ہر وہ شخص کے جو کوئی بھی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہے وہ تعلیمی ادارہ کھول سکتا ہے، وہ کوئی مذہب کی اشاعت کرنا چاہے اپنے مذہب کی وہ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 22 اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور ان سے جو ٹیکس ہوں گے وہ وہی لیے جائیں گے کہ جو ان کے ادارے کے مطابق ہے، ان کے ریلیجس کے مطابق ہے۔ 23 کہتا ہے کہ پروویژنز ایز ٹو پراپرٹی، اس میں یہ کہا گیا کہ ہر شخص کو جائیداد لینے کا، دینے کا، خریدنے کا، فروخت کرنے کا، اس کے ساتھ کچھ بھی ڈسپوز کرنے کا اس کو حق ہے۔ آرٹیکل 24 کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ، ہر شخص کو جو ہے اس کی جائیداد جو ہے اس سے زبردستی نہیں چھینی جائے گی، جس کی جو چیز ہے وہ اسی کی ہے، آپ اس سے قانونی طریقے سے تو لے سکتے ہیں، اس کی زبردستی نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک اور بھی بڑی یہ قیمتی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک مقاصد کے لیے کسی شخص کو کی جائیداد لے سکتی ہے، یہ بڑا قیمتی، کہ جیسے ایک بستی ہے وہاں سے گورنمنٹ نے کوئی ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ وہاں سے موٹر وے گزارنا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچنا، تو اب گورنمنٹ ان لوگوں کو پیسے دے کر ان کی اس جگہ کو خرید سکتی ہے، ان کو فورس کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 25 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیزنز، اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں، وہ بے شک کے منورٹی ہوں، بے شک کے میجورٹی ہوں، بے شک کہ وہ کسی مذہب، کسی کریڈ، کسی قبیلے سے تعلق رکھیں، وہ سب کے سب ایکول سٹیزنز آف پاکستان ہیں۔ آرٹیکل 25(1) ہمیں یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر شخص جو 5 سال سے لے کر 16 سال تک ہے ان کو مفت تعلیم دی جائے گی، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ بندوبست کرے گی کہ کوئی شخص آگے پڑھنا چاہے تو آرٹیکل جو ہمارے پاس 25(1) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہمیں اس قانون کے تحت اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، اس میں یہ کہا گیا آرٹیکل 26 میں کہ جتنی پبلک پلیسز ہیں، جو عوامی تفریح گاہ ہیں، عوام تک کے لیے کوئی چیز بنائی ہے، ہاسپٹل ہیں، سکولز ہیں، تفریح گاہیں ہیں، سینماز ہیں، کچھ بھی ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ پبلک پلیس پہ جا سکتا ہے، اس کو کسی بھی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کہ یہ تو معاذ اللہ یہ ہندو ہے تو ہم اس کو یہاں نہیں جانے دیں گے، اور وہ عیسائی ہے تو اس کو یہاں نہیں جانے دیں گے، مسلمان ہے تو ان کو وہاں نہیں جانے دیں گے، اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ پبلک پلیسز جو ہیں وہ بغیر کسی رنگ و نسل مذہب کے بنیاد پہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ 27 ہے سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس، اس میں یہ کہا گیا کسی بھی شخص کو وہ سروس سے نہیں روکا جائے گا، کہ یعنی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ ہم آپ کو، آپ کا مذہب یہ ہے تو ہم آپ کو ابھی اس سروس میں نہیں لیتے۔ ہاں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مذاہب کی ریسٹرکشن ہوتی ہے، جیسے کہ مکہ مدینے میں ہے کہ وہاں پر مسلمان جو ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ہمارے جو خانہ کعبہ ہے اس میں مسلمان کا انٹری ہے، وہ تو قرآن کا ایک شریعت کا حکم ہے، مگر پبلک پلیسز جو عام ہیں ان کے اندر یا کوئی نوکریاں ہیں، کوئی جابس ہیں، ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اسپیشل کوٹا دیا جاتا پاکستان میں، جو منارٹیز ہوتی ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔
आर्टिकल 28 कहता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 28 ने यह कह दिया कि तमाम जितने भी लोग हैं उनको अपनी जुबान का तहफ़्फ़ुज़, अपने रस्म रिवाज, अपनी तहजीब, अपना कल्चर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इशाअत करने के लिए, उनके लिए जो कुछ वो प्रोग्रेस करे उनकी इजाज़त है। तो हमने फंडामेंटल राइट पढ़ लिए 28 तक। 29 से लेकर 40 तक जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। तो देखें, आप जो भी सवाल आए, ये मैं क्यों आपको ये डाटा बता रहा हूं कि मैंने बताया कि 8 से 28 फंडामेंटल राइट के, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें लिखा हो कि आर्टिकल जो 25 है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से ताल्लुक रखता है, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे तो बताया गया था कि आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट हैं, तो यहां पे जो 25 को कहा गया है तो 8 से 28 के दरमियान आता है, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कैसे बन सकता है? तो इसलिए ये आपको फिगर याद रखनी जरूरी होती है जो आपके बड़े काम आती हैं। आर्टिकल 29 से 40 जो है ना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी किसको कहते हैं? इसमें यह कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को इस्लामी टीचिंग के मुताबिक, अच्छी प्लानिंग के मुताबिक, अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के मुताबिक, लोगों की बेहतरी के लिए जो हम जो पॉलिसीज बनाते हैं ये उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 39 कहता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ईच ईयर, हर साल हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बनाएंगे कि किस तरीके से हमने लोगों की वेल बीइंग करनी है, उनकी बेहतरी करनी है, उनको इस्लामिक टीचिंग देनी है, इस्लामिक वेज प्रमोट करने हैं, उनकी लाइफ को ईजी बनाना है, हर शख्स तक रोजी रोटी जॉब का इंतजाम करना है। ये हम हर साल बनाएंगे और उसकी रिपोर्ट भी फिर हर साल मुरतब होती है कि किसने क्या किया है। 29 है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, हर इदारे की जिम्मेदारी है कि जो पॉलिसी बनाई गई हैं उनके ऊपर अमल पैरा हों। उसके बाद है हमारे पास 31 के इस्लामिक वे ऑफ लाइफ और इस्लामिक टीचिंग। आर्टिकल 31 ये कहता है कि जितने भी इस्लामिक तरीके हैं उन सब को हम फॉलो करेंगे, अरबी की तालीमात को, इस्लामियत की तालीमात को प्रमोट करेंगे, कुरान पाक को बगैर किसी मिस्टेक की उसकी प्रिंटिंग करेंगे, उसकी इशाअत करेंगे और लोगों को इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए हर फैसिलिटी देंगे। 32 है कि प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें यह कहा गया कि हर शहर में लोकल गवर्नमेंट इदारे खोले जाएं ताकि बंदों को बड़े शहरों की तरफ चक्कर ना लगाना पड़े, उनके अपने शहर में हर वो इदारा हो कि जो उनके मसाइल को हल कर सकता हो, उसकी प्रमोशन करेंगे। 33 है कि पैरोचियल ऑफ ऑल प्रिजुडिस, हर वो चीज की जो तस्सुबबाजी हो, जो किसी के इंसाफ की राह में रुकावट बनती हो, जो माशरे में तस्सुब फैलाती हो, आपस में नफरतें फैलाती हो, उनका जड़ से उनको रूट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 34 के पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ, औरतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि वो जिस तरह भी चाहें कौमी जिंदगी में अपने पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से भी वो पार्टिसिपेट करना चाहें, उनको हर तरह की एजुकेशनल, हर तरह की जो है उनको जो पॉलिटिकल, हर तरीके की उनको फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद है 35 के प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एंड फैमिलीज में स्पेशल ये कह दिया गया कि मैरिज को प्रमोट किया गया कि हर शख्स को शादी का हक दिया गया, जो बालिग है वो अपनी मर्जी से करे, जो नाबालिग है वो अपनी फैमिली की मर्जी से कर सकते हैं, और फिर उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन को भी यही कहा गया। 36 है कि प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी। 36 में यह कहा गया कि जितनी मिनॉरिटी हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इस तरह बनाई जाएगी कि मिनॉरिटी जो हमारे पास है कि उनका हम तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उनको हर तरह का जस्टिस दे सकें। 37 है कि प्रमोशन ऑफ इस्लामिक जस्टिस, इस्लामिक जो जस्टिस उसको प्रमोट करेंगे। जिस तरह इस्लाम ने इंसाफ को बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब के उसको जो है आगे प्रमोट किया, उसको हम आगे लेके चलेंगे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत ने, फातिमा नामी औरत थी, उसने चोरी की, तो जब उनका हाथ काटने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया तो सहाबा आए और ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसको माफ़ फरमा दें। तो आपने कहा कसम है मेरे रब की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आज मेरी बेटी फातिमा भी होती और वो चोरी करती, मैं उसका हाथ भी काट देता। कि अगर तुमसे पहले की उम्मतें क्यों जो है बर्बाद हुई कि वो जो बड़े लोग होते थे, पावरफुल होते थे, उनका साथ देते थे, और जो गरीब होते थे उनका साथ नहीं देते थे। तो इसमें यही कहा गया
کہ جتنے بھی ہے اسلامک جسٹس کو آگے پھیلایا جائے گا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب سے ایک جیسا سلوک رکھتا ہے، اچھا سلوک رکھتا ہے، برابری کا۔ 38 ہے پروموشن آف سوشل اکنامک اینڈ ویل بینگ۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پرنسپل پالیسی اس طریقے سے بنائی جائے گی کہ وہ کسی شخص کو اچھی ایک معاشی اکانومک زندگی دے سکے، اس کو سوشل اچھی لائف دے سکے، اس کی روزی روٹی، اس کی جاب کا بندوبست کر سکے، اس کی روٹی کپڑا مکان کا اچھا جو ہے وہ بندوبست کرے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 29 پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز۔ تمام لوگوں کو اختیار ہے، اس کو تمام کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان کی جتنی بھی آرمڈ فورسز ہیں، آرٹیکل 39 کے تحت ان کو اجازت ہے کہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 40 جو ہے اسٹرینتھ بانڈ ود مسلم ورلڈ، اس میں کہا گیا آرٹیکل 40 میں کہ جو پاکستان سے باہر کی جو باقی اسلامی دنیا ہے، پاکستان ان کو پرنسپل پالیسیز ایسی بنائے گا کہ ان اسلامک دنیا سے ایک برادرانہ اسلامک برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ ہم نے پرنسپل آف پالیسی بھی پڑھ لی۔ اب یاد رکھنا، اب یہ فگر یاد رکھنا کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ 50 سے لے کر 89 تک جو بھی سوال آئے گا، آپ نے کیا کہنا ہے، اس کا تعلق ہماری پارلیمنٹ سے۔ پھر دیکھیں یہ میں کیوں فگر بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور کے اوپر آرٹیکل 53 پیپر میں دے دیا اور اس میں یہ کہا یہ پرنسپل آف پالیسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کہیں گے غلط، مجھے تو کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 50 سے لے کے 89 تک جو ہے وہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ فگر آپ کو بڑی کام آتی ہے، نہ صرف اس میں بلکہ ہر ایک چیز میں آپ اس کو دیکھا کریں بیر ایکٹ کو کھول کر کہ کون سے سیکشن یا کون سا آرٹیکل کہاں سے لے کے کہاں تک کس چیز کے متعلق ہے، یہ فگر نوٹ کر لیا کریں۔ ہم دیکھ رہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ، آرٹیکل 50 کہتا ہے کہ مجلس شورا جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور 2 ہاؤسز پہ مشتمل۔ آپ سے لاگٹ میں کہے گا کہ پارلیمنٹ مجلس شورا کس پہ مشتمل ہے، آپ کہیں گے پریزیڈنٹ اور جو 2 ہمارے ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی اور ہمارا جو ہے یہ سینٹ وغیرہ۔ آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ اسٹرینتھ آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے نیشنل اسمبلی کی، سینٹ کی نہیں، نیشنل اسمبلی کی وہ ہے 342، مگر 2018 کی امینڈمنٹ میں یہ 336 کر دی گئی، تو کتنی ہے 342۔ 52 ہے ہمارے پاس ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی، کتنی آپ سے پوچھے گا، آرٹیکل 12 کے تحت کتنے سال کے لیے ہماری نیشنل اسمبلی بنتی ہے، آپ کہیں گے 5 سال کے لیے۔ آپ سے کہے گا کہ نیشنل اسمبلی کا جو ہے وہ ہیڈ کون ہوتا ہے، اس کا پریزائڈنگ آفیسر کون ہوتا ہے، آپ کہیں گے اس کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے یہ نیشنل اسمبلی کا۔ آپ سے کہے گا کہ جو سمن جو ہے پارلیمنٹ کو کون جاری کرتا ہے، آپ کہیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ کہ اگلا کون سا، یہ آرٹیکل 54 کے تحت 54 کے تحت کہ دونوں ہاؤسز کو پارلیمنٹ کو جو بلایا جاتا ہے، ان کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، یہ پاکستان کا صدر جو ہے وہ ان کو سمن جاری کرتا ہے کہ آپ دونوں ہاؤس اکٹھے آ کے بیٹھیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آرٹیکل 55 کہ ووٹنگ اینڈ کورم، جتنی ہماری ایک پوری مجلس شورا ہے جو پارلیمنٹ ہے، اس میں جب تک قانون پاس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر 1/4 اسٹرینتھ نہ بیٹھ جائے، یعنی میجورٹی جتنی زیادہ ہو تو وہ جو ہے ہم کیا کریں گے، میجورٹی ہوگی تو اس کا کورم بنتا ہے۔ کم از کم کورم کتنا ہے، 1/4 ہے، کہ 1/4 لوگ اگر بیٹھیں گے اس کی تب وہ کورم بنے گا، تب اجلاس شروع ہوگا۔ یعنی سمپل ورڈ میں اجلاس شروع ہونے کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، 1/4 لوگوں کی اسٹرینتھ ہونا ضروری ہے پارلیمنٹ کی۔ 56 ہے کہ ایڈریس بائی پریزیڈنٹ، جو پریزیڈنٹ ہے اس کو فل اختیار ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو کہ وہ ایڈریس کرے دونوں پارلیمنٹ کو، دونوں ہاؤسز کو ایڈریس کر سکتا ہے، ان کا اجلاس بلا کر ان سے بات کر سکتا ہے، ان کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ آرٹیکل 57 ہے کہ رائٹ ٹو اسپیک، پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر اور آل منسٹر۔ آرٹیکل جو 57 ہے وہ وزیر اعظم آف پاکستان کو، تمام فیڈرل منسٹرز کو اور تمام جتنے بھی منسٹرز ہیں جو وزیر ہیں ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کھل کر اپنی بات اپنے ہاؤس کے آگے پیش کریں، بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کیا، آپ کے معاملات میں کیا مشکلات ہیں، وہ سب بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 58، جب بھی ہماری کوئی پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے، ہم کہتے ہیں نا اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، وہ کس طرح ہوتی ہیں، وہ آرٹیکل 58 ہمیں کہتا ہے کہ جب وزیر اعظم آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان صدر پاکستان کو مشورہ دے، اس کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ اسمبلی توڑ دیں، اب یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہی، تو صدر پاکستان اس اسمبلی کو ہر حالت میں 24 گھنٹے کے اندر اندر توڑنے کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد کیا نام ہے 59 کہ سینٹ، اب دیکھو یہاں تک کیا تھا
یہاں سے یہاں تک کیا تھا کہ ہمارے پاس 58 تک نیشنل اسمبلی تھی، اب ہمارے پاس سینٹ شروع ہو گیا 59 سے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ سینٹ میں کتنی سیٹیں ہیں، 100، مگر 2018 کی امینڈمنٹ میں یہ 96 کر دی گئی، تو کتنی سیٹیں اس کی، 100۔ آرٹیکل جو 60 ہے اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں پر جو تھا وہ اس کا پریزائڈنگ آفیسر کون تھا نیشنل اسمبلی کا، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر۔ یہاں پر ان کا پریزائڈنگ آفیسر کیا ہے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین۔ آرٹیکل 61 کہتا ہے کہ ادر پروویژنز فار پارلیمنٹ، اس میں باقی جو قوانین ہیں جو پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 61 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرٹیکل 62 بتاتا ہے کہ کوالیفیکیشن آف ممبر کیا ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن آف ممبر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اگر تو نیشنل اسمبلی کا اگر وہ بننا چاہتا ہے ممبر تو اس کی عمر 25 سال، اور اگر وہ سینٹ کا بننا چاہتا ہے تو وہ 30 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام نہ کرتا ہو، یہ کوالیفیکیشن ہے دونوں کی۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام نہ کرتا ہو، وہ پاکستان میں کوئی بزنس نہ کر رہا ہو، یعنی کوئی جاب نہ کر رہا ہو، ایسی سرکاری جاب کے جس میں وہ منافع پاکستان سے لیتا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، ذہنی جسمانی اس کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، وہ کسی بھی کورٹ سے کسی خلاق کی جرم کے اندر سزا یافتہ نہ ہو، وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف نہ بولتا اگر وہ مسلمان ہے، اور وہ شخص اگر مسلمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتا ہو، اور وہ جو شخص ہے وہ ہر طریقے سے ایک آئیڈیل شخص ہونا ضروری ہے، اور وہ پاکستان کا سٹیزن ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن آف ممبر، یہ بتاتا ہے کہ اگر اس کے الٹ ہو جائیں تو وہ ساری کی ساری ڈسکوالیفیکیشن ہے، اور اس میں یہ بھی کہ اگر اس نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہے تو وہ اس نے اگر ادا نہیں کیا اور وہ اس کے اندر دیوالیہ نکل آئی، اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس کے ممبرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، اس کو کلیئر اینڈ کلین چٹ دینی ہوگی تو وہ ممبر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ویکیشن آف سیٹ، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک پارلیمنٹ کا کوئی ممبر مسلسل کنزیکٹو 40 دن، مسلسل 40 دن، ایک دن سے لے کے 40 دن مسلسل بغیر کسی اطلاع کے غیر حاضر رہتا ہے، تو ہم اس کو ڈس ممبر کر سکتے ہیں، اس کی ویکیشن کر سکتے ہیں، اس کی سیٹ خالی کروا سکتے ہیں۔ کہ کیا کنزیکٹو کا لفظ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اگر 40 دن اس طرح رہا کہ 10 دن اب یہ مس رہا، 11ویں دن آ گیا، پھر آگے 20 دن مس رہا، پھر جو ہے 21ویں دن آ گیا، اس طرح نہیں، کنزیکٹو لگاتار 40 دن بغیر کسی اطلاع کے اگر وہ جو ہے وہ نہیں آتا تو اس کو ویکیشن اس کے لیے کر دی جائے گی، سیٹ اس کی خالی کر دی جائے گی۔ اوتھ آف ممبر، اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی یہ اوتھ لیتے ہیں پارلیمنٹ کے لوگ، وہ کون سے شیڈول کے تحت لیتے ہیں، 3rd شیڈول۔ کون سے شیڈول، 3rd شیڈول۔ اس کے بعد ہے پریویلیجز آف ممبر آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے ممبر کو یہ پریویلیجز حاصل ہوتی ہیں، یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یہ آزادیاں، یہ مزے حاصل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی سپیچ بھی دے سکتے ہیں، ہر طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مسئلے کو لے کے ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کے سیول اریسٹ سے جو ہے وہ آزادی بھی حاصل ہوتی ہے، ان کو باقی جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ 67 آرٹیکل وہ یہ کہتا ہے کہ رول آف پروسیجر، جو پروسیجر کے رول ہیں یہ کون بناتا ہے، یہ پروسیجر کے رول پارلیمنٹ خود بناتی ہے، اپنے رول خود بناتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس طریقے سے اجلاس شروع کیا کریں گے، آج کے بعد یہ والا ٹاپک جو ہوگا ہم اس کو اس طریقے سے لیا کریں گے، یہ پروسیجرل رول ہاؤس خود بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ریسٹرکشن، آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی جج کے خلاف یا کسی بھی کورٹ کے خلاف کوئی بھی کسی بھی طرح کا ڈیبیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی بات ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ججز کے بارے میں نہیں کی جائے گی، اس پہ سختی سے پابندی ہے۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ کورٹ ناٹ ٹو انکوائر پارلیمنٹ پروسیڈنگ، کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ پروسیڈنگ کے اندر کوئی اپنی مداخلت نہیں کرے گی کہ پارلیمنٹ کی پروسیجر کیا چل رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، آئین کی وائلیشن ہو رہی، پھر تو وہ بولے گا۔ باقی ان کے پروسیجرل معاملے میں کہ ان کا کس طریقے سے طرز ہے، کس طریقے سے ان کے ایک بزنس چل رہا ہے، کس طریقے سے وہ اپنا کاروائیاں کرتے ہیں، ان کا کیا پروسیجر، اس کے معاملے میں کورٹ کو اجازت نہیں۔ اب ہے آرٹیکل 70 سے 89 تک، یہ ہے لیجسلیٹو پروسیڈنگ آف بل،
इसमें बस मैं आपको पूरा बस एक समरी बता देता हूँ। जब भी कोई बिल पास होता है, मिसाल के तौर पे बिल ये पास होना है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब ये बिल पास हुआ था कि ज़ैनब कत्ल केस का, कि नया कानून बनना, ये कोई भी ऐसा कानून बनना, उसको कहते हैं कानून बनने से पहले उसकी एक समरी जो है उसका रिटर्न लिख कर कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं, उसकी वजूहात ये हैं, जिसको हम कहते हैं बिल। ये बिल हम उसको पेश करते हैं, ये 3 रीडिंग के अंदर मेजॉरिटी पढ़ा जाता है। पहली रीडिंग के अंदर वो पेश कर दिया जाएगा, उसको सरसरी तौर पे देखा जाएगा। दूसरी रीडिंग के अंदर उसके बारे के अंदर बातचीत की जाएगी और लोगों की राय ली जाएगी, और साथ कमेटियां भी इसमें रिलेटेड होती हैं कि स्पेशल कमेटीज होती हैं कि वो उस बिल को डील करती हैं। वो ये देखती हैं कि ये, फॉर एग्जांपल अगर बिल का ताल्लुक रेलवे के किसी मामले से, तो फिर रेलवे की कमेटीज होंगी। उसका ताल्लुक हेल्थ के मामले से, तो हेल्थ के एक्सपर्ट उसके अंदर आएंगे, तो ये टेक्नोक्रेट भी उसके अंदर होते हैं। तो यानी फिर दूसरी रीडिंग के अंदर उसके ऊपर डिस्कस की जाती है। तीसरी रीडिंग में हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी जाएगी और उसके ऊपर फिर वोटिंग होगी। 2/3 मेजॉरिटी होती तो बिल पास हो जाता है। और ये जो है, इसके अंदर अलावा ये कि आर्टिकल जो है 89 जो है, उसमें कोई भी ऑर्डिनेंस, जो हम कहते हैं ना ऑर्डिनेंस पास कर दिया सदर पाकिस्तान ने, तो ये 120 दिन के लिए पास किया जाता है। ऐसा कोई आर्जी कानून जो मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी का मामला हो या कोई भी ऐसा मामला हो, वो 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। 120 दिन के बाद अगर उसको पक्का कानून बनवाना हो तो उसको पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, मगर कौन से आर्टिकल के तहत? 89 के तहत। कितने दिनों के लिए होगा? 120 दिन के लिए। हमने ये पढ़ लिया। अब हमारा आखिरी है जुडिकेटर। ये है हमारे पास, अब यहां पे आपने याद रखना है 175 को छोड़कर 176 से लेकर 191 तक, याद रखना 176 से लेकर 191 की फिगर याद रखनी है कि ये सारी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। 175 को छोड़ दें, 175 ए को भी छोड़ दें, 175 और 175 ए इनको छोड़ दें। 176 से लेकर 191 तक जितनी भी हमारे आर्टिकल हैं ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और उसके अलावा हमारे जो हैं ये हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्डर हैं वो है 192 से लेकर 203 तक, ये हाई कोर्ट से। ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ये बाद में देते हैं। आर्टिकल 175 ये बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट कितनी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट है, 4 हाई कोर्ट है और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। तो कितनी कोर्ट हैं? एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, 4 हाई कोर्टें हैं और एक इजाफी हाई कोर्ट। हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है। फिर उसके बेंच होते हैं। जिस तरह हमारा पंजाब है तो उसकी हाई कोर्ट कहाँ पे? लाहौर में, मगर इसके बेंच बने हुए हर डिवीजन के अंदर। तकरीबन मुल्तान में बेंच है, भावलपुर बेंच है। तो इस तरह, तो कितनी कोर्ट हैं? एक सुप्रीम कोर्ट, 4 हाई कोर्टें और एक एडिशनल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अलग है। उसके बाद है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और फेडरल शरीयत कोर्ट के, उसको अपॉइंट करने के लिए जो कमीशन बैठता है, वो आर्टिकल 175 ए के तहत बैठता है। तो उसमें कितने लोग होंगे? उसमें ये 9 लोग होते हैं कमीशन में। कौन? एक चीफ जस्टिस होगा, फिर 4 सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, फिर एक जो है वो फेडरल जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद जो है एक जो है हमारे पास फेडरल लॉ मिनिस्टर होगा, एक अटॉर्नी जनरल होगा, एक सीनियर एडवोकेट होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ये हमारे पास उसका आता है। तो ये एक इसमें फॉर्मल जज भी होता है, फॉर्मल यानी जो पिछला कोई जज हो रिटायर्ड, वो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वो भी होता है। तो ये हमारे पास कमीशन आ गया 9 का। अब हम पढ़ने सुप्रीम कोर्ट की सारी अथॉरिटियां। 176 से 191 तक सुप्रीम कोर्ट है। 176 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस और एज मैनी जजेस, ठीक है, कि एक चीफ जस्टिस होगा और एज मैनी जजेस एज आर नीडेड, उतने जज होंगे जितनी उनको जरूरत है। तो एक चीफ जस्टिस और उतने जज जितनी उनको जरूरत है। उन सबको आर्टिकल 177 कहता है उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन जजों को, चीफ जस्टिस को भी और तमाम जज जो हमारे पास हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट करता है। 178 कहता है कि ये जज किसके सामने अपना ओथ लेते हैं, किसके सामने हल्फ लेंगे? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के सामने।
आर्टिकल 179 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज कितनी है, यह है 65 ईयर, 65 साल। और हाई कोर्ट की कितनी होती है, 62 साल। अब अपने जहन में फिगर किस तरह रखना, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है ना, तो फिर ये कह दें कि उसकी उम्र ज्यादा होगी रिटायर होने की, नहीं 65 साल। हाई कोर्ट छोटी है तो वो 62 साल। तो ये आपने देखना अक्सर इसकी जगह पे वो लिख देता है, उसकी जगह पे लिख देता है, सवाल गलत हो जाता है। 180 कहता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस, अगर तो जो चीफ जस्टिस है वो लीव पर है, बीमार है, अपसेंट है, कोई और मसला है, तो उसकी जगह पर एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कायम मकाम जो हमारे पास चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एक्टिंग जो जजेस हैं यानी ऐसे कायम मकाम जज कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज छुट्टी पर है, बीमार है, कोई ऐसा वजह है, तो उसको भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही अपॉइंट करता है। उसके बाद है कि एडहॉक जजेस, उसको कौन करता है, उसको करता है चीफ जस्टिस। देखो एडहॉक जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का कि आरजी तौर के ऊपर जिसको जज बनाएंगे एडहॉक बेसिस के ऊपर, कोई ऐसा इमरजेंसी मामला आ गया तो उसमें बनाने पड़ते हैं, तो इनको कौन बनाता है, इनको बनाता है चीफ जस्टिस, मगर यहां पर इजाजत फिर प्रेसिडेंट की होगी। एडहॉक को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उन सब को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मगर जब एडहॉक की बारी आ जाएगी तो उसमें अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मगर फिर भी कंसल्ट किससे करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद है कि 183 कहता है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कितनी सीटें हैं, इसकी एक जो है वो प्रिंसिपल सीट है, एक चीफ सीट है वो इस्लामाबाद में, यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट कहां पे, इस्लामाबाद। फिर उसके बाकी जो है सूबों में उसके बेंचेस हैं। उसके बाद है कि हमारी 184 के तहत हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको कितनी तरह की जो है रिट पिटीशन लेने की इजाजत है, इसको लेने की इजाजत है हमारे पास 5 तरह की जो फंडामेंटल रिट्स होती हैं हमारे पास, जो हैबिस कॉर्पस होती है, कोवरंटो होती है, ठीक है, मेंडेबिस होती है। तो इसके अलावा जो है तो ये कौन लेता है कि फंडामेंटल जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट कौन सा लेता है, 184 के तहत। यही रिटें 199 में किसके पास होती हैं, हाई कोर्ट के तहत। देखो जो रिटें होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन रिटों को लेता है, और उन्हीं रिटों को 199 के तहत कौन लेती है, हाई कोर्ट, जो फंडामेंटल रिट्स होती है हमारे पास। 185 कहता है कि एप्पलेट जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट को के पास कौन कौन सी अपीलें लगती हैं, हर हाई कोर्ट के खिलाफ जो भी फैसला जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो तमाम तरह की जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट लेता है, तो उसकी एप्पलेट जुरिसडिक्शन ऑल अगेंस्ट हाई कोर्ट होती है। आपसे लागेट में पूछे 186 के तहत आप ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन रखती है, किसी को एडवाइस करने के लिए, मशवरा देने के लिए कानूनी मशवरा दिया जा सकता है चीफ जस्टिस या उसका कोई जज, हाँ उससे आप मशवरा ले सकते हैं, मगर उसको रेफर कौन करेगा, पाकिस्तान का जज, वो जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट करेगा कि मुझे इस चीज़ पे मशवरा चाहिए तो आप जो है मुझे कानूनी मशवरा दे, तो उनसे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी उनकी होती है। उसके बाद है कि 186A के तहत ट्रांसफर ऑफ केसेस या अपील, इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है कि किसी भी केस को, किसी भी अपील को, किसी भी जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करना हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कर सकता है। उसके अलावा है हमारे पास 187 ये कहता है कि इशू एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस ऑल ओवर पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में किसी के बारे के अंदर कोई भी प्रोसेस किसी को तलब कर सकता है, उसके खिलाफ इशू कोई चीज कर सकता है, उसको पूरे पाकिस्तान पे अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को, वो जिसको चाहे वो कर दे, जबकि हाई कोर्ट अपने ही इलाके के अपने सूबे के अंदर करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पूरे पाकिस्तान की है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम तरह के इशू प्रोसेस और एग्जीक्यूशन कर सकती है, अपने अपने जो है हुक्म पे अमल दरामद भी करवा सकती है पूरे पाकिस्तान में। 188 ये कहता है कि ऑल पावर ऑफ रिव्यू एंड रिवीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाम केसेस के अंदर हर तरह की रिव्यू की भी पावर है और हर तरह की रिवीजन की भी पावर है, यानी निगरानी की भी पावर है और उसको नजर सानी की भी पावर है। उसके अलावा है 189 डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल पाकिस्तान कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो भी अथॉरिटी होगी वो पूरे पाकिस्तान की तमाम कोर्ट पर बाइंडिंग होगी, यानी पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट उस पर बाइंडिंग होगी और तमाम लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगी। अब आप ये कहते हैं कि हम तो अक्सर केसों में ये करते हैं कि उसको अथॉरिटी को देते हैं, मगर जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो उसको नहीं मानता,
फिर वो वजह लिखने के पाबंद होंगे कि मैं इस अथॉरिटी को क्यों नहीं मान रहा, जो हमारे पास जो केस लाज है इसको मैं क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि केस की नोयत इससे अलग है। वो ये लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था इससे मिलता जुलता तो है मगर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा केस बिल्कुल अलग है, तो मैं ये आपकी अथॉरिटी जो है इस वजह से नहीं ले रहा। फिर वो वजह लिख देगा, वरना उसका फैसला बाइंडिंग होता है। उसके बाद है 190 के ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, जितनी भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पाकिस्तान के जितने महकमे हैं वो सब के सब जो हैं वो हेल्प करने के पाबंद हैं, सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेंगे। आखिरी है 191 सुप्रीम कोर्ट का कि रूल ऑफ प्रोसीजर, अपने प्रोसीजर के रूल कैसे बनाती कि मैंने किस दिन क्या करना है, मैंने किस तरीके से कार्रवाई करनी है, वो सारे रूल सुप्रीम कोर्ट अपने रूल खुद बनाती है। अब हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट का, ये 192 से लेकर 203 तक है। 192 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट कितने जजों पे मुश्तमिल होती है, एक चीफ जस्टिस और ऑल अदर जजेस एज आर नीडेड। जिस तरह वहां पे था, वहां पे भी एक चीफ जस्टिस था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बाकी कितने थे कि जितने भी जो जजेस थे वो उसमें थे। इन जजों को अपॉइंटमेंट कौन करता है, इन जजों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज की उम्र 45 साल से कम ना हो, ठीक है। 45 साल से कम जो बंदा होगा वो हाई कोर्ट का जज नहीं लग सकता। उसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर उसका 10 साल का एक्सपीरियंस किस चीज का हो, हाई कोर्ट का एडवोकेट, यानी वो हाई कोर्ट का एडवोकेट जो 10 साल की प्रैक्टिस रखता हो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। यस, वो 10 साल की सिविल सर्वेंट के तहत प्रैक्टिस रखता हो, 10 साल की सिविल सर्वेंट के तहत प्रैक्टिस रखता हो, या वो 3 साल के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले की अदालत का जज रहा हो। तो देखें, उम्र 45 साल उसकी होनी जरूरी है। अगर वो वकील है तो हाई कोर्ट का 10 साल का उसका एक्सपीरियंस हो तो वो हाई कोर्ट का जज बनेगा। अगर वो सिविल सर्वेंट है तो उसकी वो 10 साल का उसका जो है जुडिशियल सिविल सर्विस उसके अंदर होना चाहिए। और अगर वो जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसकी 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब उसको हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। ये ओथ किसके सामने लेंगे, देखो उसने लिया था अपना प्रेसिडेंट के सामने, ये गवर्नर के सामने लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट हर सूबे की अलग होती है। तो सूबे का मालिक कौन होता है, फार्मर मालिक जो होता है वो कौन सा होता है, गवर्नर। तो ये गवर्नर के सामने अपना ओथ लेंगे। चीफ जस्टिस किसके सामने ओथ लेगा, गवर्नर के सामने। और जो बाकी जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस के सामने। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का किसके सामने अपना हल्फ उठाता है, गवर्नर के सामने। और उसी हाई कोर्ट के बाकी जजेस किसके सामने अपना हल्फ उठाते हैं, चीफ जस्टिस के सामने, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। इसकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी है, 62 साल। तो देखें मैंने यहां पे क्या कहा था, इसकी 65 साल है, इसकी 62। 196 है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाना हो कि असल चीफ जस्टिस छुट्टी पे है या बीमार वगैरह कोई मसला है, तो उसको प्रेसिडेंट पाकिस्तान ही लगाएगा। एडिशनल जजेस अपॉइंटमेंट, एडिशनल जो जज हैं, इजाफी जज कोई अगर किसी हाई कोर्ट में लगाना हो तो ये भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट लगा। बस सिंपल वर्ड में आप ये सोचें, एड हॉक को छोड़कर बाकी सब को जो है पाकिस्तान के हाई कोर्ट और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। और एड हॉक जज में भी जो चीफ जस्टिस है वो मशवरा लेने का पाबंद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। सीट्स ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सीट्स कौन सी हैं, जो प्रीवियस एज मेंशन्ड, जहां पे हाई कोर्टें भी बैठी हैं यही वाली उनकी सीटें। पंजाब की लाहौर के अंदर है, सिंध की कराची के अंदर है, कोयटा के अंदर जो है, बलूचिस्तान की कोयटा में है, पेशावर की जो है उसमें पेशावर में है, खैबर पख्तूनख्वा की। उसके बाद है हमारे पास जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, देखो वही 199 जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि वो 199 के तहत जो है वो हर तरह की वो ले सकती है। ये आ गया 199 के तहत क्या कर सकती है, हर तरह की रिट ले सकती है, तो 199 के तहत आ गया। 200 में है ट्रांसफर ऑफ जजेस, किसी भी जज का, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना हो तो पाकिस्तान का सदर करता है। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग है तमाम तरह की सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किस पे बाइंडिंग था, पूरे पाकिस्तान की कोर्ट पर, उसमें हाई कोर्टें भी शामिल थी। मगर हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, वो किस पे बाइंडिंग होगा, वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, वो हाई कोर्ट से नीचे की जितनी भी अदालतें हैं उन सब पे बाइंडिंग होता है।
202 कहता है कि रूल ऑफ प्रोसीजर, वही इसने अपने रूल खुद बनाए थे कि मैं प्रोसीजर किस तरह अपनाऊंगी, इसने अपने रूल खुद बनाए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल बनाए थे, यहाँ पे हाई कोर्ट ने बनाए। 203 कहता है कि हाई कोर्ट एज सुप्रिटेंडेंट ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितनी भी मातहत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी हाई कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट तो अलग ही चीज है, हाई कोर्ट को छोड़कर जितनी भी कोर्टें हैं उन सब की सुप्रिटेंडेंट कौन सी, उनके ऊपर अथॉरिटी कौन रखती है, उनकी सबकी निगरान कौन है, हाई कोर्ट होती है। अब जो है मैं आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ही देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लॉ एक्ट में पूछेगा कब क्रिएटेड हुआ, कब बनाया गया, आप कहेंगे 19 अप्रैल 1973 को बनाया गया। इनफोर्स कब हुआ, रेटिफाइड कब हुआ, 14 अगस्त 1973 को। देखो बना 1973 में ही है और इनफोर्स भी 1973 में हुआ, सिर्फ महीने का फर्क है कि बना तो 19 अप्रैल को और नाफिज हुआ 14 अगस्त को 1973 में। इसके अंदर 7 शेड्यूल है, 12 चैप्टर है, 280 आर्टिकल है। 7 शेड्यूल, 12 चैप्टर, 280 आर्टिकल। स्टेट का हेड कौन है, हमारी रियासत का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। देखो स्टेट का लफ्ज याद रखना, गलत आपको स्टेटमेंट बनाएगा। स्टेट का हेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसका हेड है, गवर्नमेंट का हेड। उसके अलावा है हमारे पास कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड, जो हमारे पास प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो सेकंड शेड्यूल के तहत होता है। आपसे लागत में पूछेगा प्रेसिडेंट किस शेड्यूल के तहत इलेक्ट होता है, आप कहेंगे ये सेकंड शेड्यूल के तहत इलेक्ट होता है। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। उसमें यह कहा गया कि नो होल्ड प्रेसिडेंट ऑफिशियल फॉर 2 कंसेक्यूटिव टाइम, कि 2 कंसेक्यूटिव टाइम के लिए प्रेसिडेंट जो है वो सीट को होल्ड नहीं कर सकता। उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपसे लॉ गेट में पूछेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के आइन में चेंजेस करनी हो तो किस तरह करनी होगी, आप कहेंगे 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी अगर होगी उसके हक में वोट देगी तब वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद है कि सेनेट इज परमानेंट बॉडी, आपसे लॉ गेट में कहेगा क्या नेशनल असेंबली परमानेंट बॉडी है या सेनेट, आप कहेंगे सेनेट परमानेंट बॉडी है। उसके अलावा है हमारे पास चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ना, ये अपॉइंट होते हैं 3 साल के लिए। देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कितने के लिए, 5 साल के लिए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 3 साल के लिए। उसके अलावा है प्रेसिडेंट एब्सेंस, अगर पाकिस्तान का सदर जो है वो छुट्टी पर है तो उसकी जगह पर कायम मकाम सदर कौन बैठ सकता है, वो बैठेगा चेयरमैन, सेनेट का चेयरमैन बैठेगा। अगर सेनेट का चेयरमैन नहीं है तो नेशनल असेंबली का स्पीकर बैठेगा। देखिए पेपर में कहेगा कि पाकिस्तान का सदर छुट्टी पर है या बाहर गया है तो उसकी जगह पर कायम मकाम सदर कौन बैठेगा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बैठेगा, सेनेट का चेयरमैन। अगर सेनेट का चेयरमैन भी छुट्टी पर है तो फिर नेशनल असेंबली का स्पीकर बैठता है। तो अगर जो है चेयरमैन और जो स्पीकर हैं ये दोनों के दोनों इशू करते हैं सम्मन, याद रखना चेयरमैन और जो हमारे पास स्पीकर है ये हेड होते हैं अपने अपने हाउस के। इनके पास अगर कोई रिक्वेस्ट भेजी जाए कि आप इजलास तलब करवाएं तो ये कितने दिनों के अंदर अंदर इजलास तलब कराएंगे, 14 दिन के अंदर अंदर सम्मन जारी करके इजलास को तलब कराएंगे अगर उसको रिक्वेस्ट की गई है। मनी बिल हमेशा नेशनल असेंबली में पेश होते हैं। याद रखना जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मनी से होता है, रकम से होता है, कोई मंसूबे के सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, जिनमें रकम खर्च होनी है, वो कभी भी सेनेट में पेश नहीं हो सकते। वो पहले पेश होंगे नेशनल असेंबली के अंदर, लोअर हाउस में पेश होते हैं। अंडर आर्टिकल 232 प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी, आर्टिकल 232 के तहत पाकिस्तान में इमरजेंसी कौन नाफिज कर सकता है, सदर पाकिस्तान। सेनेट की जो एज होती है मैंने ऊपर बता दी थी कि वो कितनी है, उसके मेंबर की 30 साल और नेशनल असेंबली की 25 साल। तो यहां तक का हमारा था। हमारा मैं दुआ करना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज।